क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दहन और उसके आवश्यक शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ज्वाला और ज्वाला के क्षेत्र। तो ज्वाला किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि कोई पदार्थ जब जलता है तो जलने के बाद उसमें कुछ ऊपर लोह की तरह कुछ चीजें बाहर निकलती है। वो लोह जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के जलने से उत्पन्न लोह को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। और ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग लोह के बारे में देख लेते हैं, ज्वाला के बारे में देख लेते हैं। ज्वाला या फ्लेम्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो जब कोई पदार्थ जलता है तो लोह उत्पन्न होती है। उसे ज्वाला कहते हैं। अर्थात जो भी लोह उत्पन्न होगी जलने के बाद, किसी भी पदार्थ के जलने के बाद जो लोह उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? ज्वाला कहेंगे। ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे मोमबत्ती को लेकर के चलते हैं तो हम एक मोमबत्ती का चित्र बना लेते हैं। साफ चित्र बनाइएगा, बहुत आसानी से मोमबत्ती बन जाएगा। देखिए ठीक है, स्टैंड बन गया मोमबत्ती का। ये हम लोगों ने ऐसे बनाया। ठीक है, तो ऐसे इसका कोई काम नहीं था, इतना बड़ा हमने बना लिया। और ये मोमबत्ती की डंडी। ठीक है, अब यहाँ पे लोह को हमको दर्शाना है तो उसके 3 क्षेत्र होते हैं। कितने? ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक सबसे अंदर का क्षेत्र होता है, एक उसके ऊपर का क्षेत्र होता है जिसको मध्य क्षेत्र कहते हैं, और एक सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ज्वाला के क्षेत्र। अगला हेडिंग क्या रखेंगे? ज्वाला के क्षेत्र। तो ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। पहला होता है बाह्य क्षेत्र। पहला कौन सा क्षेत्र? बाह्य क्षेत्र। दूसरा हमारा कौन हो गया? मध्य क्षेत्र। और तीसरा हमारा कौन सा हो गया? आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए ज्वाला के क्षेत्र क्या है। तो ज्वाला 3 प्रकार के यहाँ पर हो सकते, ज्वाला के 3 क्षेत्र हो सकते हैं, होते हैं। पहला नंबर बाह्य क्षेत्र, दूसरा नंबर मध्य क्षेत्र और तीसरा नंबर आंतरिक क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र क्या है? तो सबसे बाहरी, ज्वाला का जो सबसे बाहरी वाला क्षेत्र होता है उसको हम लोग बाह्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये जो बाहरी क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्र कहते हैं। सबसे बाहरी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्र कहते हैं। बाह्य क्षेत्र की एक विशेषता होती है कि बाह्य क्षेत्र में क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। बाह्य क्षेत्र में क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, पूर्ण दहन क्षेत्र। याद रखिएगा, बाह्य क्षेत्र को कौन सा दहन कर सकते हैं? पूर्ण दहन क्षेत्र कहते हैं। ये यहाँ पर दहन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ वाले क्षेत्र जो होता है सबसे गर्म क्षेत्र होता है। मतलब कि इस क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सबसे अधिक गर्म क्षेत्र। सबसे अधिक गर्म क्षेत्र, अधिक गर्म क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बाह्य क्षेत्र के बारे में क्या बताया कि बाह्य क्षेत्र को हम लोग पूर्ण दहन क्षेत्र भी कर सकते हैं और यह सबसे अधिक गर्म होता है क्योंकि यहीं पे दहन सबसे अधिक होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहें? सबसे अधिक गर्म क्षेत्र। ठीक है, इसकी विशेषताएं मैं अधिक सब कुछ बताते चलूंगा क्योंकि एक नंबरिया में आपका कुछ भी पूछा जा सकता है।
दहन सबसे अधिक गर्म क्षेत्र। ठीक है, अगर यहाँ पे हाथ ले जाया जाए तो हाथ जल सकता है। ये सबसे अधिक क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है। अब एक और इसकी बात होती है कि ये जो क्षेत्र होता है इसका कलर कैसा होता है, तो ये इसका जो कलर होता है वह नीला रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है, नीला रंग का होता है। याद रखिएगा, बाह्य क्षेत्र को पूर्ण दहन क्षेत्र कहते हैं। यह सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है और इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो नीले रंग का होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दीप्त क्षेत्र भी कहा जाता है। दीप्त क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वाला जो क्षेत्र है वह चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती के लोह का नीला वाला क्षेत्र जो होता है वह चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए हम लोग इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं, दीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम याद आ गए आप लोग को। एक नंबरिया में बाह्य क्षेत्र के बारे में कुछ भी आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि बाह्य क्षेत्र क्या है, तो बाह्य क्षेत्र जो होता है वो पूर्ण दहन क्षेत्र कहलाता है। यह सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है, इसका रंग नीला होता है और वह दीप्त क्षेत्र भी कहलाता है क्योंकि यहाँ इसी के कारण सब जगह हमें दिखाई देता है। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारा क्या है, मध्य क्षेत्र। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसके बीच में एक और यहाँ पे लो बना हुआ है, ये लो हमारा क्या हो गया, मध्य क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया, ये मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। अब इस मध्य क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे, तो मध्य क्षेत्र जो हो गया, यह इस क्षेत्र में दहन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब आंशिक हो जाता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आंशिक दहन क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, आंशिक दहन क्षेत्र नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, आंशिक दहन क्षेत्र। ठीक है, फिर तीसरा नंबर ये जो होता है सबसे गर्म तो ये होता है, तो इसकी अपेक्षा ये कम गर्म होता है, मतलब कि हल्का गर्म होता है, मतलब गर्म होता है परंतु यह क्या होता है, कम गर्म होता है। तो हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह वो दीप्त क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्म होता है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है वो कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ये वाला जो क्षेत्र होता है इसका रंग किस प्रकार का होता है, पीले रंग का क्षेत्र होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, इस वाले क्षेत्र का रंग कैसा होता है, पीले रंग का होता है। और इसका तीसरा नंबर ये होता है कि जो ये बीच वाला क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की कोई भी ज्योति नहीं बनती, मतलब इस क्षेत्र में से कोई प्रकाश उत्पन्न होता नहीं है, केवल ये पीले रंग का होता है, इसीलिए इसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। कौन सा, सॉरी, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। याद रहेगा। तो मैंने आपके यहाँ मध्य क्षेत्र के बारे में क्या पढ़ा है कि मध्य क्षेत्र में आंशिक दहन क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ वाले में दहन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए आंशिक दहन कहा जाता है। इसका रंग पीले रंग का होता है और यहाँ पर ज्योति नहीं बनती है, मतलब ज्योतिहीन, मतलब यहाँ प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है तीसरा नंबर हमारा आंतरिक क्षेत्र क्या होगा, तो आंतरिक क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, सबसे अंदर का पीछे अंदर वाला पार्ट होता है। ये आंतरिक क्षेत्र क्या होता है, तो पहले इसका नाम लिख देते हैं। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें गर्म वाला वो हो गया था ना, इसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र किस प्रकार का होता है, तो आंतरिक क्षेत्र सबसे अंदर का क्षेत्र होता है जो जहां पर दहन होता ही नहीं है, मतलब ये कौन सा क्षेत्र होता है, जहां पर कोई दहन नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे बिना दहन का क्षेत्र, बिना दहन क्षेत्र।
या हम लोग अदहन क्षेत्र भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर दहन की प्रक्रिया नहीं होती है। जब दहन की प्रक्रिया नहीं होती है तो यह सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। यह कौन सा क्षेत्र होता है? सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ दहन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पदार्थ नहीं चल रहा है, तो यह सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र का जो रंग होता है वह रंग कैसा होता है? काला होता है। उस क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसलिए इस क्षेत्र को दीप्तहीन क्षेत्र कहते हैं। दीप्तहीन क्षेत्र, जहां पर कोई भी दीप्त मतलब कि कोई प्रकाश उत्पन्न ही नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग कौन सा क्षेत्र कहते हैं? दीप्तहीन या अदीप्त क्षेत्र कहते हैं। तो आपने यहाँ ज्वाला के बारे में जाना कि ज्वाला क्या है। तो जो लोह उत्पन्न होता है उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाह्य क्षेत्र, आंतरिक, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र का रंग लाल रंग का होता है, नीले रंग का होता है, और यह पूर्ण दहन क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ दहन सबसे अधिक होता है, इसलिए यह सबसे अधिक गर्म होता है। आप देखिएगा मोमबत्ती के सबसे ऊपरी लो होती है, बहुत गर्म होती है, छुइएगा तो हाथ भी जल जाएगा। पर जो मोमबत्ती के जो सबसे अंदर का लो होता है वो बहुत ठंडा होता है, अर्थात वहां पे अगर किसी पदार्थ को हम रखेंगे तब भी वो नहीं जलेगा। अगर यहाँ पे लाकर किसी को जलाना, मतलब किसी पदार्थ को जलाना चाहे तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ सबसे अंदर का पार्ट होता है जो नहीं जलता है, अर्थात वो अदहनशील होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्य पार्ट में आंशिक दहन क्षेत्र होता है जो कम गर्म होता है, और यह पीले रंग का होता है, ज्योतिहीन क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा नंबर आंतरिक क्षेत्र, जहां बिना दहन के क्षेत्र होता है, जिसे वो सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, और यह काले रंग का होता है, और यह दीप्तहीन क्षेत्र भी कहलाता है। तो तीनों को कंप्लीट है। बगल में अच्छी तरह से फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा मोमबत्ती चित्र जो है वो क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला क्षेत्र, मोमबत्ती की ज्वाला क्षेत्र, ठीक है। यह हमारा चित्र है, ठीक है। साफ सुथरा चित्र अच्छी तरीके से बना लीजिएगा और नाम को भी डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक से क्लियर हुआ। अब एक और छोटा सा टॉपिक बच रहा है, ज्वलनताप। उसको मैं आप लोग को यहाँ लिखवा देता हूँ। ज्वलनताप, ज्वलनताप, ठीक है। तो ज्वलनताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, उसे ज्वलनताप, ये इधर का है चीज, ठीक है, उसे ज्वलनताप कहते हैं। ज्वलनताप कहते हैं, मतलब उस ताप को ज्वलनताप कहते हैं। जैसे लिखते हैं कि उस टेम्परेचर, उस ताप को ज्वलनताप कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो कागज जो है वह लकड़ी की तुलना में जल्दी जलने लगता है, तो कागज का ज्वलनताप कम होगा और लकड़ी का ज्वलनताप क्या होता है? अधिक होता है। तो क्लियर है? यहाँ पे अच्छी तरीके से आप उसको कर लेंगे, ठीक है। हाँ, वही पेट्रोल और कागज का ज्वलनताप किसका अधिक होगा? तो पेट्रोल का ज्वलनताप अधिक होगा, वो सॉरी कम होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल कागज से जल्दी आग धर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ज्वाला पढ़ा, ज्वाला के क्षेत्र पढ़े और ज्वलनताप पढ़ा, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेंगे। अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक लास्ट एक बच रहा है एलपीजी और सीएनजी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें।